तो हेलो गाइस, आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं डायनेमिक डबर के साथ। तो मैं हूं कार्तिक और आज हमारे साथ बैठे हैं डायनेमिक डबर। तो डायनेमिक डबर, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? हेलो गाइस, मैं हूँ डायनेमिक डबर्स और मैं डबिंग की फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे लगभग 2 साल होने वाले हैं डबिंग करते हुए। तो मेरा मेन मोटो यही था कि मतलब मुझे आगे चल के एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट बनना है और मैं इसके लिए मेहनत भी करता हूँ। कि अगर मैं बात करूँ अपनी डबिंग की, तो मुझको बहुत से लोगों ने आगे बढ़ने पे सपोर्ट किया था और उनमें से मेरे कुछ टीचर्स भी थे, जैसे कि हमारे एक सर थे विघ्नेश सर, तो उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद करी थी। तो आज मैं जहाँ यहाँ पहुँचा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। हाँ, मतलब कि आपको मतलब कब लगा कि आपको डबिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब इस फील्ड में आपको इस चीज़ आने के लिए? अब देखो यार, अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं तो मतलब एक इंसान के लिए ये चीज़ बताना बहुत मतलब कुछ के लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बिकॉज मैं आज से 3 साल पहले मैं खुद नहीं जानता कि डबिंग किस चिड़िया का नाम है। मतलब मुझे नहीं पता कि डबिंग नाम की कोई चीज़ होती है। बल्कि मैं क्या करता था, सबसे पहले मैंने कैरेक्टर्स को कॉपी करता था। मतलब मैं कोई टीवी पे कार्टून देखता था और मैं बस उन्हें कॉपी करता था। बट फिर मैंने क्या करा, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, यानी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। फिर मैं धीरे धीरे मतलब उस चीज़ को करने लगा। बट मुझे तब भी नहीं पता कि डबिंग किस चिड़िया का नाम है। बट जब मैं टेलीग्राम पे आया या सोशल मीडिया ऐप्स पे आया, तब मुझे जाके पता चला कि ये डबिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है और जिसमें ये सेम काम होता है। फिर मैंने उसके बारे में और जाना और आगे जैसे जैसे मैं करता गया, मुझे इस चीज़ का थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग गया। और जब मैं टेलीग्राम पे आया उसके बाद, तो फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई थी उसके बाद, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे अपने दोस्त मिले डबिंग के इस करियर में और बहुत सी चीज़ें। आता है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और आपको उसे करने में क्यों मजा आता है? अगर मैं अपने फेवरेट करेक्टर की बात करूं, तो जो मेरा सबसे पहला फेवरेट करेक्टर था वो था रयूगा फ्रॉम बेब्लेड मेटल फ्यूजन। और मुझे वो करेक्टर करने में इसलिए मज़ा आता है बिकॉज कि जब मैं उसको करता हूँ, तो मुझे एक अंदर से फील आता है कि मतलब हाँ भाई, कि मतलब मैं ही वो करेक्टर हूँ। यानी उसकी तरह आवाज़ निकालना, उसके ही एटीट्यूड में रहना और उसी की तरह लोगों से बातें करना। और जब वो अपना स्पेशल मूव कहता है, तो भाई क्लियरली मेरे को आज भी गूज बम्स आ जाते हैं। और वो करेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है हार ना मानने के लिए। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपको चितोरी से ऑफर आया था ओरिसी के लिए, तो क्या आप थोड़े एक्साइटेड थे इसके लिए? अगर मैं उस चीज़ की बात करूं, जैसे अब तुम देख सकते हो मेरी आईडी का नाम खुद ओरे की है। तो जब मेरे को चितोरी से इस चीज़ के लिए ऑफर आया, तो मैंने नहीं सोचा था कि मतलब मैंने सोचा कि होगा करेक्टर मतलब ज़्यादा मतलब ईजी रहेगा ये करेक्टर मेरे लिए करना, कि मुझे नहीं लगा कि मेरे को ज़्यादा मुश्किल होगी। बट जब मैंने इसको पहला डब लिया मैंने ओरेकी का, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था उस बात को लेकर। बट जब मैंने इसको करा, तो मुझे उस करेक्टर का नेचर समझ आने लग गया कि मतलब उसकी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझसे मिलती है। बिकॉज किसी चीज़ में वो अकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना ही उसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी है, लाइक मेरी तरह थोड़ा इंट्रोवर्ट। तो मेरे लिए वो करेक्टर करना और आसान हो गया, कि मतलब बिल्कुल इमोशनलेस और लेजी टाइप का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है ओबितो उचिहा के डब के ऊपर, जो कि मैंने देखा था एंड वो काफी बढ़िया था। एंड मेरे को लगता है कि कुछ कुछ लोग होंगे जो आपको आपको कॉपी करने की कोशिश करते होंगे कि हम कैसे डीप वॉइस निकालें, और हमारी ब्रीथिंग क्यों इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। ओके, देखो अगर मैं बात करता हूँ किसी डीप वॉइस के बारे में, तो एक तो ये तुम्हारे एक मैचुरेशन के ऊपर डिपेंड होता है थोड़ा सा। और बाकी जो होता है वो तुम्हारे पूरे वोकल पे डिपेंड होता है। कि जब हम डीप वॉइस करते हैं तो हमारी वॉइस दब जाती है, लो में चली जाती है। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये मेरी सिंपल नॉर्मल वॉइस है। अगर मैं इसको डीप करूँ, तो ये है मेरी डीप वॉइस। तो मतलब इसमें क्या होता है, तुम्हें अपने गले को थोड़ा सा बैंड करना होता है अंदर की तरफ, सांस को हल्का सा थोड़ा सा रोक कर बोलना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी हल्की डीप वॉइस प्रोड्यूस होती है, जो तुम्हारे सीधा वोकल कॉर्ड पे थोड़ा सा प्रेशर देगी। और अगर हम बिना वोकल कॉर्ड पे प्रेशर दिए इसको करते हैं, तो वो दूसरा जो तरीका होता है वो तुम्हारा होता है स्टमक से बोलना। और स्टमक से बोलना रियलिटी में बहुत मुश्किल होता है, कि जो मैं अभी खुद नहीं कर पाता। बिकॉज स्टमक से बोलने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक प्रैक्टिकल्स होते हैं, यानी बेसिक प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से हम वो कर पाते हैं। जैसे कि हम सिंपल एक शब्द है ओम,
जब हम ओम शब्द का जाप करते हैं तो जो वो 3 वर्ड हमारे अलग-अलग ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ओ हो गया वो हमारे स्टमक से प्रोड्यूस होगा, एच होगा वो हमारे लंग्स से और एम जो होता है वो हमारे मुँह से। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो जब तुम इस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे तो जो तुम्हारा स्टमक है वो आदत पकड़ लेगा धीरे धीरे स्टमक से बोलने की, और जितना ज़्यादा तुम धीरे बोलोगे तुम्हारी वॉइस अपने आप ही धीरे धीरे डीप होने लग जाएगी। यानी ये कुछ बेसिक प्रैक्टिस है जिसको तुम करके एक डीप वॉइस पा सकते हो। लाइक मेरी तरह तो नहीं, बिकॉज मैं भी अभी इतना परफेक्ट नहीं हूँ मॉड्यूलेशन में, हाँ बट मैं कर लेता हूँ भी। ठीक है, तो अगर तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो तुम श्योरली तुम्हें एक अच्छी और बेहतर डीप वॉइस मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपका एक और डब देखा था, वो हिंदी और संस्कृत में था। पहला होता है पेन का वो वाला डब, दर्द को जानो दर्द को पहचानो। तो मैंने देखा था कि वो थोड़ा वायरल गया था। क्या आपको लगा था कि वो इतना कल्ट वायरल जाएगा? नो ब्रो, बिल्कुल। मैं रियलिटी में मैंने इस चीज़ की कल्पना भी नहीं करी थी कि वो डब वायरल जाएगा। मैंने एम बना रखा था एक कि देखो भाई ये डब मैं डालूंगा, ये 100-200 लाइक ले जाएगा, बस खत्म। आई डोंट नो कि ये डब भाई इतना खींच लेगा, मुझे बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था उस चीज़ का। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कैरी मिनाटी का डब किया था, यस। तो उस मतलब उसकी डबिंग एकदम ऐसा लगता है कि ना काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, तो उसके कारण में आपकी प्रॉब्लम आई थी या नॉर्मली आपने किया था? देखो, अगर मैं कैरी मिनाटी के डब की बात करूं तो देखो, एक कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कैरी मिनाटी से भी इंस्पायर हुआ था जब मैंने उसकी पहली बार वीडियो देखी थी, क्योंकि जो मैं इतना समझ गया उसकी वीडियोस देख के, उसका नेचर ये है कि जो वो बंदा काफ़ी अपने अंदर एक्साइटेड रहता है, और वो जब भी बोलता है थोड़ा चिल्लाकर बोलता है। तो मैंने एक जिस डब की तुम बात कर रहे हो उसके वो जिसमें वो एक्टिंग करता है एक बंदे की, बीरा बाइसेप्स की, तो उसमें क्या था, वो जो बंदा था ना वो अपने मुंह को इस्तेमाल कर रहा था थोड़ा टेढ़ा करके बोलने की। यानी जैसे मैं उस डायलॉग को दोबारा कॉपी करूं, कैसे हो भाई, वेलकम टू अ पॉडकास्ट, क्योंकि आप पहली बार गांव से बाहर आए हो। तो इस समय मैंने क्या कर रहा था, इस समय मैंने उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करी, जो वो एक्टिंग कर रहा है मैंने उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करी सिंपल में। तो जब मैंने उसकी एक्टिंग करी तो मुझे एक वही साउंड मिला, एक वही फ्लो मिला उसको डब करने के लिए। मतलब एकदम ऐसा लग रहा था, मैंने पहली बार सुना, मैं कंफ्यूज नहीं लिया, मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, ये डब किया या फिर बस उठा के डाल दिया सीधा। एकदम पूरा कंफ्यूज था मैं तो देखकर कि भाई एकदम इतना एक्यूरेट डब किया है। थैंक यू। अच्छा, आपकी ऐसी कोई डबिंग रही हो जो मतलब काफी ज्यादा मुश्किल रही हो करने में? मेरे लिए अगर मैं अपने सबसे मुश्किल डब्स की बात करूं तो मेरे लिए अभी तक का सबसे मुश्किल 2 चीज़ रही है। एक तो कीराला, जो मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ, और जो दूसरी है वो दूसरी है कि मुझे क्या करना है कि मुझे एक तो ओबिटो और मदारा की वॉइस में हल्का सा डिफरेंस रखना है, क्योंकि जब भी मैं यानी मदारा का करता हूँ या ओबिटो का करता हूँ तो उनकी वॉइस काफ़ी हद तक सेम हो जाती है डीप में। तो मेरी जो जो प्रॉब्लम्स है मेरी यही है, एक तो कीराला और दूसरी मदारा और ओबिटो की वॉइस को थोड़ा डिफरेंशिएट करके बोलना। दोनों की वॉइस एकदम सेम पिच पे रहती है, राइट? हाँ, मेरा काफ़ी हद तक दोनों की वॉइस सेम पिच पर रहती है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने जब चितोरी को डब दिया था तो उसके बाद तो आपको एक दो ऑफर तो आए ही होंगे लाइक। हाँ, जब मैंने चितोरी को डब दिया था तो लाइक ना उस समय मेरे अंदर अलग एक्साइटमेंट थी। मतलब उस समय जो होता है ना एकदम न्यूबी, यानी एक नया एक डबिंग आर्टिस्ट, तो उस समय मेरे अंदर क्या एक्साइटमेंट थी कि अपने डब को किसी एपिसोड में देखना। वो मेरी एक अंदर से एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ भाई, कि मतलब मैंने एक कैरेक्टर को डब किया है और वो एक चैनल अपलोड करने वाला है, तो भाई मेरे को बड़ा मजा आएगा वो देखने में। लाइक जब मैंने उसको करके दिया तो लाइक मेरी मतलब तारीफ भी हुई कि मतलब कैरेक्टर मैच कर रहा है वॉइस के साथ, और भी बहुत लोगों ने तारीफ करी मेरी इस बारे में। तो उसके बाद मेरे को 2-3 बंदों का ऑफर आया था, जैसे एक हो गए आरजी डबर्स, और साथ में मेरे को एक और बंदे ने ऑफर दिया था इटर्नल डबर्स हो गए, और मेरे को मतलब आरडीजे से भी एक बार ऑफर मिला था मेरे को। मतलब यानी मेरी जो दूसरी आईडी है उसमें मतलब मेरे नाम के साथ आरडीजे लगा हुआ है, मैंने स्टोरी भी डाली थी अपने उस पर, तो मतलब मैं आरडीजे का भी मेंबर था उस समय। तो यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने ओरेकी को डब किया तो थोड़ा मेरा काफ़ी बूस्ट मिला मेरे को अपने इस जर्नी में।
अच्छा, आपकी कोई ऐसी डबिंग रही है जिसके लिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई हो? अगर मैं अपनी कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस की बात करूं तो उनमें से शायद ही कोई एक वीडियो रही होगी जिसकी मतलब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। आई थिंक वो मेरे हिसाब से थी, वो पेन वाली ही थी। हाँ, यानी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब कंट्रोवर्सी क्या हुई थी मेरे डब में कि जब मैंने पेन को डब किया था तो उस समय मैंने क्या करा था कि पेन की वॉइस नॉर्मली बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही डीप होती है, बट मैंने उसमें एक प्रैक्टिकल के लिए मैंने उसकी वॉइस को पतला कर दिया। तो उस वजह से उस बात को लेके काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी हुई कि भाई तुझे वॉइस को डीप रखना चाहिए था, कि वॉइस मैच नहीं कर रही है। कुछ तो कह रहे थे कि लाइंस बड़ी मस्त है लेकिन वॉइस आर्टिस्ट अभी बच्चा रह गया। तो मतलब उस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस वीडियो को लेकर मेरी। हाँ, तो ऐसी कौन सी डबिंग कम्युनिटी है जिसकी डबिंग आपको सबसे ज्यादा खराब लगती है? देखो, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो देखो, किसी बंदे की डबिंग खराब नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिकॉज वो सामने वाला बंदा अपनी पूरी मेहनत लगा के उस चीज़ को डब कर रहा है। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई तेरी डबिंग बड़ी बेकार है, तू मत कर, बट मुझे नहीं रुकना था ना, कोई दिक्कत है कि अब देखो, अब तुम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान के चलो कि तुमने 3-4 साल लगाकर बीटेक कर ली, बट फिर इंटरनेशनल टीवी पे किसी बंदे ने तुमको गाली दे दी, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं रह जाता उस काम में, कि तुम्हारा कोई हक बनता नहीं है। हाँ ठीक है। मतलब कि तुम्हारा ऐसा कोई मतलब हक नहीं बनता किसी बंदे के काम को खराब बोलने का, अगर उसके अंदर कमी है तो उस चीज हाँ को बताना चाहिए। हाँ, तो हाँ बताना चाहिए, बट बेकार बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हम्म, उस बंदे को मोटिवेट करो कि हाँ भाई तू इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो वो करेगा हाँ उस चीज़ वही। को। अगर तुम बोलोगे भाई नहीं बेकार है, तो वही उसकी पूरी हिम्मत ही टूट जाएगी उस काम को करने में। हाँ, तो मैंने जो किया सेम क्वेश्चन किया था एनिमी नगरी से, तो उनका मतलब रिप्लाई था कि उन्होंने बात की थी उनके बारे में, एनीफ्लिक्स होम ऑफ एनिमे नाम से, उनके बारे में बताया था काफ़ी सारी चीज़ें। एंड आई थिंक आपने वो मेरा पॉडकास्ट देखा हो। हाँ मैंने देखा तो था। आपका क्या कहना है उसके बारे में? देखो, अगर मैं एनीप्लेक्स डबिंग की बारे में बात करूँ, जो उनका चैनल है, मैंने मतलब अभी हाल ही में एक नया सीजन निकला था एक एनीमे का, हॉरिमिया, उसका मतलब उन लोगों ने ऑफिशियली उसका सीजन 2 था लेकिन सीजन 1 नहीं था, तो मुझे मजबूरन उसे फैन डब में ही देखना पड़ा। बट जो मैंने वो फैन डब में देखा एनीप्लेक्स का, तो लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पहले के मतलब मान के तो 7-8 तक उसके एपिसोड बड़े अच्छे लगे, मतलब इमोशन अच्छे लग रहे थे उनके मेरे को, यानी बोलने का स्टाइल उनका अच्छा था, वॉइस अच्छी मैच कर रही थी, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी डबिंग घटिया थी, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि जितना एनीप्लेक्स ने अपने मुताबिक किया है वो अपनी जगह पे एक अच्छे लेवल पे है। और दूसरी बात ये कि आगे चलकर उनका डब बिगड़ा, बिकॉज शायद से हो सकता है कि किसी और ने उनका प्रोजेक्ट ले लिया हो आगे चल के, ठीक है, जैसे कि चितोरी डबर्स ने भी एक एपिसोड लिया। जो होरिमिया का जो फर्स्ट सीजन है उसके अंदर जो 7-8 एपिसोड डब, 9 शायद आई थिंक 9 एपिसोड डब किए गए थे, वो डब किए थे हाँ एज कम्युनिटी ने, जो एज डबर है उन्होंने डब किए थे। एंड जो बाकी हाँ। के डब किए गए थे वो एनीफ्लिक्स के द्वारा डब किए गए थे। मैं पहले बहुत फॉलो करता था तो मेरे को पता है इसके बारे में। क्योंकि उनके मतलब जब भी उनका एपिसोड स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले एनीप्लेक्स का ही लोगो आता था, तो हो सकता है कि उन्होंने एनीप्लेक्स ने लास्ट में किया हो। तो देखो मैं ना यही कहना चाहूंगा कि एनीप्लेक्स लास्ट में क्या था, लास्ट के कुछ एपिसोड से वो डब किए थे। एंड मेरे को ये पता इसलिए है बिकॉज मैं पहले बहुत फॉलो करता था फैन डबिंग एंड एनीमे भी काफी ज्यादा देखता था, लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो ना ही डबिंग फॉलो करता हूँ ना ही ज्यादा एनीमे देख पाता, तो यही प्रॉब्लम है। पहले मेरे को सारी चीजों के बारे में पता रहता था, सभी डबर्स को फॉलो करता था मैं, तो मुझे पता है। मतलब लास्ट के एपिसोड जो डब हुए थे, यानी मैं तो ये समझ के चल रहा था कि मतलब पहले के जो थे वो एनीप्लेक्स ने किए थे और लास्ट के कुछ और लोगों ने किए, ठीक है। तो अगर मुझसे गलती हुई बोलने में तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि देखो जो उन लोगों ने करा लास्ट में, अगर वो अपनी गलतियों को सुधार ले तो उनका डब भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, बिकॉज उनका डब इतना बेकार नहीं है, लेकिन उनकी वॉइस सही है, बस क्या थी हल्की फुल्की लिपसिंग की दिक्कत थी, थोड़े से इमोशन की दिक्कत थी, बाकी उनका डब मेरे को अच्छा लगा, ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छा नहीं था, उनका भी अच्छा था। जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की होगी ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया होगा। एंड जितना उनसे हुआ उन लोगों ने उतना किया होगा, ये तो मानना पड़ेगा, बिकॉज अपनी तरफ से हर कोई बंदा ये कोशिश करता है कि भाई अब मैं अपनी चीज़ों को बेस्ट से बेस्ट बनाऊं। जैसे कि मैं राइटर हूँ, ठीक है, तो जरूर मैं नॉवल या कोई भी, अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, तो उसमें भी मैंने लाइक यही ट्राई किया था कि मैं उसको बेस्ट से बेस्ट बनाऊं।
और ये एक लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरा कहना है कि क्या तुम इस बार क्रंची रोल के लिए ऑडिशन दे सकते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और ज्यादा इम्प्रूव करना है? देखो, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे यही लगता है कि मुझे अभी बहुत सीखना है, बिकॉज मैं जितनी भी अभी तक डबिंग की हैं और मैं आगे करूंगा, उनमें बहुत गलतियां हैं। लाइक अगर लोगों को मेरी डबिंग अच्छी लग रही है तो थैंक यू उन लोगों के लिए कि मतलब उनको मेरी डबिंग अच्छी लग रही है, वो देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। बट मैं यही कहूँगा कि मुझे अभी बहुत सीखना है, बिकॉज जब मैंने कुछ महीने पहले मतलब एक वॉइस आर्टिस्ट हैं अदनान शकील, तो उन्होंने क्या एक सीरीज है कोड गियास, उसमें मेन कैरेक्टर को डब किया था ललूस। तो उसमें क्या था, मैंने उन्हें अपना डब दिखाया तो उन्होंने मुझे मेरी गलतियां साफ साफ दिखाई। उन्होंने मेरे को मेरी 3 गलतियां दिखाई। पहला, मेरा प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत है। दूसरा, मेरे इमोशन में गलती है। तीसरा, मुझे एक्टिंग करनी सीखनी चाहिए। यानी उन्होंने मुंह पे बोल दिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि कई बंदे को बुरा लगेगा तो लगेगा। लेकिन उस समय के बाद फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसी बहुत चीज़ें हैं डबिंग के मामले में जो मुझे सीखनी है और आगे बढ़ के करनी भी है। तो अभी तो मेरी एज तो वैसे भी कुछ है नहीं, 15 साल का ही हूँ वैसे भी मैं, इसलिए मुझे अभी बहुत सीखना है। इसलिए मैं अभी ऑफिशियल डब का तो मैं कभी सोचूंगा नहीं अभी। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पर खत्म होता है, एंड हमें और की से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आगे भी के हुई। एपिसोड के लिए रेडी रहना। तो मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय।